अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एमडी अकेडमीज बायोलॉजी कोर्स। आज के लेक्चर में हम जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टडी करने वाले हैं दैट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.5 आपके एमडी कैट सिलेबस का, एंड दैट्स अबाउट प्रोटीन्स, अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोटीन्स। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग प्रोटीन्स इन वेरी डिटेल। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स क्या चीज है? सिंपली अगर मैं वन लाइनर डिफिनीशन इसकी लिखूं तो दीज आर बेसिकली द पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स, पॉलीमर का मतलब होता है हमारे साथ एक मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना होता है, और वो छोटे मॉलिक्यूल्स को हम बेसिकली मोनोमर कह रहे होते हैं। सो ये जो अमाइनो एसिड्स हैं हमारे साथ, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। सही है। तो प्रोटीन हमारे साथ बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बना है। अब आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि अमाइनो एसिड क्या चीज़ है। इसको हम बड़े डिटेल के साथ बाद में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर मैं ज़रा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको प्रोटीन्स के बारे में और भी देना चाहूँगा। और बेसिकली इसके नाम के ऊपर बात करते हैं तो प्रोटीन्स का जो ये वर्ड है, ये हमारे साथ एक ग्रीक वर्ड प्रोटियस से निकला है। ग्रीक वर्ड कौन सा? प्रोटियस। और ये एक ग्रीक वर्ड है, और प्रोटियस का मतलब होता है हमारे साथ क्या? प्राइम। प्राइम, या हम इसको कह सकते हैं फर्स्ट। अब ग्रीक वालों ने इसको प्राइम या फर्स्ट का नाम क्यों दिया प्रोटीन को? बेसिकली प्रोटीन हमारे साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बायोमोलिक्यूल है बॉडी का। फंडामेंटल, राइट, द वर्ड फंडामेंटल जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के अंदर काफी जो है तो डिस्कस किया था। तो ये हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट वर्चुअली परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल। क्या बात मैंने यहां पर की है कि प्रोटीन्स वर्चुअली परफॉर्म्स all functions of the body, all functions of the cell, sorry, all functions of the cell। तो तकरीबन तकरीबन तमाम फंक्शन ऑफ द सेल भी आपके साथ प्रोटीन परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स क्या है हमारे साथ? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे साथ प्रोटीन्स की, और इसी सिग्निफिकेंस ही की वजह से इन्होंने प्रोटीन को नाम दिया कि ये हमारे साथ प्राइम इंपॉर्टेंस रखती है हमारे साथ। प्राइम इंपॉर्टेंस, प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे साथ प्रोटीन्स की। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को हेडिंग देना चाहूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। प्रोटीन्स की बेसिकली हम वर्ड मीनिंग की बात कर रहे थे कि वर्ड की क्या मीनिंग है यहाँ पर हमारे साथ, और यहाँ पर हम उसके रोल की बात कर रहे थे, रोल स्लैश सिग्निफिकेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो कि ग्रीक वालों ने इसको प्रोटियस का नाम इसलिए दिया क्योंकि एक तो ये हर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और एक तो ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है बॉडी का। तो प्रोटीन्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए उसको प्राइम इंपॉर्टेंस या फर्स्ट या प्रोटियस का नाम दिया गया हमारे साथ। अब प्रोटीन्स की अगर हम एबंडेंस के ऊपर बात करें तो आप लोगों को ये सेंटेंस मेरा याद होगा जब मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। तो वही यहां पर भी हम लिखेंगे इसके अबंडेंस में। अबंडेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों का यहां से बन सकता है, तो इसको आप लोगों ने जो है तो नहीं भूलना कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट, प्रोटीन्स आर मोस्ट abundant organic biomolecule of the body। सही। परसेंटेज वहां पर हमने लिखी थी कि 18% हमारे साथ होता है, 18% ऑफ द बॉडी। इसमें एक और चीज ऐड करने लायक है, और वो ये है कि प्रोटीन्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल। सही है। ये इतनी अबंडेंट चीज है कि फाउंड इन ऑल सेल्स, फाउंड इन ऑल सेल्स एंड all parts of the cell।
यानी अगर आप सेल मेम्ब्रेन को देखते हैं उसमें भी हमारे साथ प्रोटीन है, अगर आप साइटोप्लाज्म को देखते हैं उसमें भी हमारे साथ प्रोटीन्स है, अगर आप न्यूक्लियस को देखते हैं उसमें भी हमारे साथ प्रोटीन है, अगर आप न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को देखते हैं उसमें भी हमारे साथ प्रोटीन है, अगर आप न्यूक्लियोलस को देखते हैं उसमें भी हमारे साथ प्रोटीन है। सही है। इसके अलावा अगर आप ऑर्गेनेलीज को देखते हैं उसमें भी हमारे साथ प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन्स इतने ज्यादा अबंडेंट हैं कि दे आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्स। हर किस्म का सेल आप उठा ले उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल, हर पार्ट ऑफ द सेल को आप अगर देखें उसमें भी आपको प्रोटीन मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम सेल से या अगर हमारे पास एक सेल है, सही है, और इस सेल से हम इसका वाटर कंटेंट निकाल दें, वाटर कंटेंट, सही, वाटर कंटेंट हमने क्या कर दिया, हमने रिमूव कर दिया। वाटर कंटेंट बेसिकली मतलब कि इसका सारा का सारा पानी हमने जो है तो निचोड़ दिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, पीछे हमारे पास जो चीज रहेगी उसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ द सेल। सही है। पीछे जो हमारे साथ जो चीज रहती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राई वेट ऑफ द सेल। और प्रोटीन्स हमारे साथ मेक्स 50% ऑफ दिस ड्राई वेट, मेक प्रोटीन्स मेक 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल। तो इतनी ज्यादा अबंडेंट चीज है हमारे साथ ड्राई वेट ऑफ ये प्रोटीन्स। सही। तो ये चीज आप लोगों ने नहीं बोलनी, दिस इज योर सेल। उसका हमने पानी निकाला तो ड्राई वेट भी चले गया, और ड्राई वेट का भी 50% हमारे साथ प्रोटीन्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकली अगर हम प्रोटीन्स के बायो एलिमेंट्स के ऊपर गौर करें कि प्रोटीन्स के अंदर हमारे साथ कौन कौन से बायो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, बायो एलिमेंट्स, तो प्रोटीन्स कंटेन क्या क्या होता है हमारे साथ, कार्बन होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना हमारे साथ, प्रोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो खामखा हो गए इसमें। इसके अलावा इसमें हमारे साथ ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, और इसी नाइट्रोजन की बेस पे प्रोटीन्स हमारे साथ क्या है, प्रोटीन्स हमारे साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड, बिकॉज इसमें हमारे साथ नाइट्रोजन पाया जाता है। तो कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और कुछ कुछ प्रोटीन्स में हमारे साथ some proteins also contain some proteins also contain क्या चीज, सल्फर और फास्फोरस। तो बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, लेकिन सम प्रोटीन्स में हमारे साथ ये सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं अमाइनो एसिड्स के ऊपर, जो कि हमने ऊपर छोड़ दिया था। व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? तो इन सिंपल वर्ड दीज आर एक्चुअली द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। मोनोमर्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो बेसिकली हमने कंडेंसेशन रिएक्शन क्या पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, वी स्टडीड कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ा था कि दो छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं तो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो लेट्स से मैं आप लोगों को ये कहूँ कि दिस इज़ अ मॉलिक्यूल, अ स्मॉलर मॉलिक्यूल, और इसके साथ एक दूसरा स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होता है। फिर अगर हम एक तीसरा स्मॉलर मॉलिक्यूल भी इसके साथ कंबाइन करना चाहें, ये कंबाइन होते हैं और हमारे साथ एक जो है तो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर। सही। ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ क्या निकल जाता है, वाटर निकल जाता है। फिर ये जब इसके साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पर भी हमारे साथ जो है तो वो वाटर बाहर की तरफ निकल जाता है, इसलिए इसको कंडेंसेशन कहते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल, और या इसको हम जो है तो पॉलीमर भी कहते हैं। सही है, पॉलीमर। बड़ा मॉलिक्यूल बनता है विद द लॉस ऑफ वाटर। तो ये उस टॉपिक की ज़रा स्मॉल सी रिवीजन है, और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारे साथ कंबाइन होते हैं इनको हम कहते हैं मोनोमर्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मोनोमर्स ऑफ दैट पॉलीमर। इस पॉलीमर के मोनोमर्स को कम कहते हैं। तो अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स, या इसको आपकी बुक ने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन भी कहा है। तो दोनों चीजें जो है तो वो सेम है कि प्रोटीन्स जिस चीज से बन रहे होते हैं उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। बेसिकली स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं,
और छोटे से इंफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखनी है इसके नंबर के हवाले से, नंबर और टाइप्स के हवाले से। तो इस वक्त हमारे साथ तकरीबन कोई 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं कहां पर? फाउंड इन सेल। ये बेसिकली 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड डिस्कवर्ड हुए हैं अभी तक, सही है। 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर डिस्कवर्ड इन द सेल। ये जरूरी नहीं है कि हर सेल के अंदर आपको 170 के 170 अमीनो एसिड्स ही मिले, सही है। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है जो हमारे साथ डिस्कवर्ड हुए हैं। तो हैव बीन फाउंड, यहाँ पर हम एक वर्ड लिख लेते हैं कि हैव बीन फाउंड, यानी जरूरी नहीं है कि ये इसमें पड़े हों, बस सिर्फ सेल में इनको डिस्कवर किया है, सही है। Out of these 170 amino acids, out of these 170 amino acids, only and only 25 can be used in proteins, can be used in protein synthesis. सही। तो आपके पास 170 अकसाम तो हैं अमीनो एसिड की, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 जो हैं तो वो आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। और उन 25 में भी सिर्फ और सिर्फ 20 इस तरह के अमीनो एसिड्स हैं, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर कॉमनली फाउंड, दैट आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स। तो ये जो बाकी 5 टाइप्स हैं ना हमारे साथ, जो 5 टाइप्स रह गई हैं, दीज आर वेरी रेयर टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो कि कॉमनली हमारे साथ नहीं पड़े होते। आई डोंट नो आप लोगों की बुक्स ने इसको इतना कम्प्लेक्स क्यों किया हुआ है। कुछ बुक्स के अंदर बस सिर्फ यही बात लिखी गई है कि हमारे साथ 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं जो कि कॉमनली पड़े होते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोटीन्स के अंदर, और कॉमनली उनसे हमारे साथ प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, सही है। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। स्टूडेंट्स, अगर आप अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे साथ एक कार्बन एटम होता है जिसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, सही। इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ हमारे साथ 4 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, 4 ग्रुप्स, आई रिपीट 4 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स अटैच होते हैं? एक तो इसके साथ हमारे साथ एक एसिडिक ग्रुप अटैच होता है, बिकॉज अमाइनो एसिड इज बेसिकली एन एसिड, उसके नाम में ही लिखा गया है एक एसिड है। कौन सा ग्रुप होता है हमारे साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसको हम कहते हैं क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसके साथ चूंकि आप अगर नाम के ऊपर गौर करें तो इट इज एन अमाइनो एसिड। दूसरा एक ग्रुप अटैच होता है अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है जो कि है NH2, NH2, सही। और इसके साथ और क्या अटैच होता है? इस कार्बन के साथ एक हमारे साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, और एक इसके साथ हमारे साथ अटैच होता है अल्काइल ग्रुप। तो हमारे साथ कितने, क्या बात हमने की? हमने ये बात की कि एन अमाइनो एसिड कंटेन, एन अमाइनो एसिड कंटेन एंड alpha carbon, alpha carbon to which 4 groups are attached, 4 groups are attached। नाउ आप लोगों ने मेरे साथ रिपीट करना है कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड हैं हमारे साथ इसमें। सबसे पहले हमने बात की किसकी? एसिडिक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्सल ग्रुप, सही, कार्बोक्सल ग्रुप। और कार्बोक्सल ग्रुप क्या है? सी डबल ओ एच, सही। सेकंड ग्रुप की हमने बात की एंड दैट इज एन अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। एंड व्हाट इज एन अमाइनो ग्रुप? अमाइनो ग्रुप इज बेसिकली NH2, सही। थर्ड ग्रुप की हमने बात की, इट हैज व्हाट? इट हैज अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम अटैच्ड। और चौथे ग्रुप की हमने बात की, इट हैज एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जिसको हम डिनोट करते हैं विद R। मैंने आप लोगों के लिए कलर कोड भी कर दिया है ताकि इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो कार्बोक्सल ग्रुप है और ये जो अमाइनो ग्रुप है, दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप्स,
These are what? These are the functional groups. Functional groups मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि functional group is actually the active part of a compound or a molecule, और वो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल होता है जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहा होता है और जो कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहा होता है। तो कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, अमाइनो ग्रुप हो गया, दीज आर दी फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ दी अमाइनो एसिड। एक अमाइन है और एक एसिड है, सही है। और एक दूसरी बात यहाँ पर नोट करना इंपॉर्टेंट है कि 1, 2 और जो 3 ग्रुप्स हैं, दीज आर फिक्स्ड, फिक्स्ड एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट। जबकि जो अल्काइल ग्रुप है हमारे साथ, इट इज वेरिएबल। क्या मतलब बनता है इसका? मतलब इसका ये बनता है कि आपको ये जो हमने यहाँ पर कहा कि 20 कॉमनली फाउंड प्रोटीन्स, कॉमनली फाउंडेड अमाइनो एसिड्स हैं हमारे साथ, तो आपको 20 के 20 में ये तीनों ग्रुप्स तो आपको मिलेंगी ही, यही सेम तरीके से, सही। फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ और सिर्फ अल्काइल ग्रुप का होगा, सही है। तो यहां पर हम एक और सेंटेंस भी लिख देते हैं और वो ये है कि अमाइनो एसिड्स आर डिफरेंशिएटेड, अमाइनो एसिड्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन आर ग्रुप। यानी ये जो आर ग्रुप आप लोगों के पास है, दिस इसकी की बेसिस पे अमाइनो एसिड की हमारे साथ क्लासिफिकेशन हुई है। एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों के पास एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम है हमारे साथ ग्लाइसिन, सही है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो इट हैज एन अल्फा कार्बन है हमारे साथ, सही है। अल्फा कार्बन के साथ उसी तरीके से एक COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो अटैच्ड है। एक तरफ पे हमारे साथ अमाइनो ग्रुप अटैच है NH2, सही, अमाइनो ग्रुप अटैच है। एक तरफ पे हमारे साथ हाइड्रोजन एटम अटैच है और अल्काइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज अ ग्लाइसिन, और इसी वजह से हम ग्लाइसिन को कहते हैं दैट इट इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, सही। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे अमाइनो एसिड की, दैट इज एलेनिन। एलेनिन की अगर हम बात करें तो एलेनिन का स्ट्रक्चर हमारे साथ कुछ यूं होता है कि हमारे साथ एक C है, इसके साथ जो है तो अटैच्ड है हमारे साथ कार्बोक्सिल ग्रुप, सही। दूसरी तरफ इसके साथ अटैच्ड है NH2 ग्रुप और हमारे साथ अपना हाइड्रोजन, ये तो फिक्स्ड है। और यहाँ पर हमारे साथ ग्रुप होता है मिथाइल ग्रुप, CH3। मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एलेनिन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दी आर ग्रुप इज व्हाट? आर ग्रुप इज CH3, सही। और यहाँ पर ग्लाइसिन के लिए भी लिख देता हूँ कि दी R is replaced by an H atom, हाइड्रोजन एटम, सही। इसी तरह अगर आप लोग तीसरी मिसाल नोट करना चाहें, दैट इज सेरीन। तो सेरीन में हमारे साथ जो R ग्रुप है, दैट इज दी R ग्रुप इज, क्या चीज होती है हमारे साथ? हमारे साथ मिथेनॉल होता है, CH2OH। ये हमारे साथ आर ग्रुप में होता है। तो आप लोग तो अब माहिर हो चुके होंगे, आप लोगों को तो अब स्ट्रक्चर बनाना आता होगा। सी है हमारे साथ, एक तरफ पे हमारे साथ जो है तो कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, एक दूसरी तरफ जो है तो हमारे साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड है, सही। और इसके अलावा हमारे साथ अपना हाइड्रोजन एटम है और ऊपर जो है तो वो हमारे साथ क्या चीज़ है? CH2OH। तो ये हमारे साथ सेरीन है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अमाइनो एसिड्स की जो ये डिफरेंट क्लासेस हमने बनाई हैं, दीज आर बेस्ड ऑन दी आर ग्रुप, ओके, दीज आर बेस्ड ऑन दी आर ग्रुप। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि कुछ टीचर्स जो है ना, तो वो इस टॉपिक के अंदर आपको ये 20 अमाइनो एसिड्स के नाम भी लिखवाएंगे और फिर उनकी क्लासिफिकेशन भी लिखवाएंगे और फिर ये चीज आप लोगों से रट्टा भी करवाएंगे, विच इज टोटली अननेसेसरी एंड टोटली टाइम वेस्टिंग।
तो अगर आप लोगों के पास कोई प्रेप बुक्स हैं जिसके अंदर इन 20 अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया है कि कौन सा हमारे साथ जो है तो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, कौन सा हमारे साथ बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, कौन सा हमारे साथ एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, दैट इज बुलशिट। ओके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप लोगों की बुक में इतनी इंफॉर्मेशन अमाइनो एसिड्स के लिए लिखी गई है और इस वक्त आप लोगों ने यही चीज़ जो है तो याद रखनी है। आप लोगों के टेस्ट में भी इतना ही कुछ आएगा अमाइनो एसिड से। ये जो मैंने नीचे एग्जांपल्स लिखी, इन एग्जांपल्स को याद रख लें और बाकी तमाम अमाइनो एसिड्स के नाम याद रखना जरूरी नहीं है। इसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लें एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे साथ बॉडी कुछ अमाइनो एसिड्स खुद भी बनाती है और कुछ अमाइनो एसिड्स हैं जो कि बॉडी नहीं बना सकती। वो जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमें बाहर ही से इनटेक करने होंगे थ्रू द डाइट। तो वो डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को पहुंचते हैं, उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सही, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि अमाइनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी दैट कैन नॉट बी synthesized synthesized inside our body and must be taken through diet are called what? Are called essential amino acids. और अब ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से हैं और इनके नाम याद रखना वो भी आप लोगों के लिए इस लेवल के ऊपर ज़रूरी नहीं है। जब आप लोग टेस्ट क्लियर कर लो और मेडिकल कॉलेज के अंदर चले जाओ तो वहाँ पर आप लोगों से ये 20 नाम भी याद रखवाएंगे और एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें से कौन से हैं और काफ़ी डिटेल जो है तो आप वहाँ पर याद कर लेंगे। स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स के अंदर हमारे साथ ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं दीज आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद वन अनदर। ओके, सो हम इनकी बॉन्डिंग की बात करते हैं। बॉन्डिंग क्या है कि हमारे साथ जो अमीनो एसिड्स हैं दीज आर एक्चुअली कोवेलेंटली बॉन्डेड और इस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है हमारे साथ पेप्टाइड और अमाइड बॉन्ड या अमाइड लिंकेज। ओके, दोनों चीज़ें आप इसको कह सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, अमाइड बॉन्ड हो गया, पेप्टाइड या अमाइड लिंकेज हो गया। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं और ऑफ कोर्स ये हमारे साथ कंडेंसेशन रिएक्शन ही होता है, जिस तरह मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइट बेसिक इंट्रोडक्शन दी हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन की और उसमें हमारे साथ जो है तो वाटर का लॉस होता है। सेम इसी तरह हमारे पास ये पेप्टाइड लिंकेज जब बनती है, चूंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन है तो इसमें भी हमारे साथ वाटर लॉस होता है। तो पेप्टाइड लिंकेज को समझने के लिए एक हम यहाँ से उठा लेते हैं ग्लाइसिन को और एक हम यहाँ पर उठा लेते हैं एलेनिन को और इनके बीच में हम जो है तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बनता है। सो आई वुड राइट ऑल ऑफ देम नाउ इन वन कलर और यहाँ पर मैं ग्लाइसिन को ड्रा करता हूँ C डबल बॉन्ड O और ये हमारे साथ OH हो गया। यहाँ पर हमारे साथ H है, यहाँ पर हमारे साथ N है H और ये H। सही, और यहाँ पर हमारे साथ एक H है। सही, और दूसरी तरफ हमारे साथ सो ये मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस इज एक्चुअली द ग्लाइसिन। और दूसरी साइड पर हमारे साथ क्या चीज़ है? हमारे साथ मौजूद है एलेनिन। तो ये कार्बन हो गया, यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, H हो गया, ये दूसरा H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया और ये OH और यहाँ पर हमारे साथ अपना H है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होती है क्या चीज़? यहाँ पर हमने कहा ना कि हमारे साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है, तो यहाँ पर हम इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं। सो दिस इज आवर सेल्फ एलेनिन, ये हमारे साथ एलेनिन है। अब इससे हमारे साथ क्या चीज़ बनेगी? इससे हमारे साथ बनेगी ग्लाइसल एलेनिन। लेकिन वो किस तरीके से बनेगी और इसमें किस तरीके से हमारे साथ ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? स्टूडेंट्स, आप लोग अगर गौर करें तो यहाँ पर हमारे साथ कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन जो है तो मिल के हमारे पास क्या चीज़ बनाते हैं? हमारे पास बनाते हैं H2O और ये चीज़ जो है हमारे साथ लॉस्ट हो जाती है या जो है तो हमारे साथ रिमूव्ड हो जाती है। सही, क्योंकि कंडेंसेशन रिएक्शन चल रहा है। तो हमारे साथ एक बॉन्ड बनता है बिटवीन दी कार्बन एटम एंड द नाइट्रोजन एटम। किस तरीके से बॉन्ड बनता है मैं आप लोगों को यहाँ पर शो कर देता हूँ।
सो दिस वाज आवर कार्बन, जिससे जो है तो हमारे साथ OH निकल गया है, तो इसके साथ रह गया है ये। और यहाँ पर हमारे साथ इसने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, इसने बॉन्ड बनाया हमारे साथ नाइट्रोजन के साथ, और इस नाइट्रोजन के साथ अपना एक हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। तो सी, बाकी चीज़ वही है हमारे साथ, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं आई हुई है। सही। और सेम इस डायरेक्शन के ऊपर भी कार्बन है हमारे साथ, H है, और यहाँ पर भी H है, और यहाँ पर हमारे साथ नाइट्रोजन है, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ओके, सो दिस राइट हेयर इज ए ग्लाइसल एलेनीन। ग्लाइसल एलेनीन, आई डोंट नो क्या स्पेलिंग है इसकी, आप लोग बुक से देख लें। और दिस थिंग इज ए पेप्टाइड लिंकेज। ओके, ये बीच में बॉन्ड हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड है, और ये बना है किसके, उसमें कार्बोक्सिल एंड और अमाइन एंड के बीच में। तो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड द अमाइन ग्रुप ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। तो दिस राइट हेयर इज द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इसको कहा जाता है। आप लोग अगर इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें हमारे साथ अब यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप इस साइड के ऊपर अटैच्ड है, और एक हमारे साथ कार्बोक्सिल ग्रुप इस साइड के ऊपर अटैच है। इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल, और इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल। और दोनों हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के खुले हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ एक दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर भी बन सकता है, और एक पेप्टाइड बॉन्ड हमारे साथ इस साइड के ऊपर भी बन सकता है। फिर वो जो हमारे साथ एमाइनो एसिड कंबाइन होगा, तो उसके साथ एक दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर भी अटैच होगा। सो दिस, जब दो अमाइनो एसिड हमारे साथ कंबाइन हुए थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हमने नाम दिया है किस चीज का, डाइपेप्टाइड का। डाइपेप्टाइड का। सही। और अगर इसके साथ हमारे साथ एक और अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाता है, फिर हम इसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड। और इसी तरह अगर हमारे पास और अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, तो इवेंचुअली हमारे साथ क्या चीज बनेगी, हमारे साथ एक लंबा चेन बनेगा, जिसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन। ओके, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं। और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर हमारे साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकता है, और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ओके, मल्टीपल। तो अ प्रोटीन कैन कंटेन अ सिंगल प्रोटीन कैन कंटेन one or many polypeptide chains। polypeptide chains। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज के ऊपर आप लोगों का गौर करना जरूरी है, और वो ये है, अच्छा इसको मैं जरा डिफरेंट कलर के अंदर डिनोट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि दिस इज योर पेप्टाइड लिंकेज। ओके, एक चीज यहाँ पर गौर करने लायक है, और वो ये है कि यहाँ पर हमारे साथ पेप्टाइड बॉन्ड तो एक है, लेकिन हमने इसको नाम दिया है डाइपेप्टाइड का। तो डाइपेप्टाइड बेसिकली हमने नाम दिया है दो अमाइनो एसिड्स की वजह से। सही। तो अगर आप लोगों के पास एमसीक्यू में आता है कि एमसीक्यू अगर लेट से एक आ जाता है कि अ ट्राइपेप्टाइड कंटेन हाउ मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। सही। तो ऑप्शन आपको दिया गया होगा कि 3 है, ऑप्शन आपको दिया गया होगा 1 है, ऑप्शन आपको दिया होगा कि 2 है, और ऑप्शन आपको दिया होगा कि नन ऑफ दीज। ओके, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि ट्राइपेप्टाइड के अंदर आप लोगों के पास 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। सही। किस तरीके से, हमारे साथ ये एक अमाइनो एसिड हो गया। ट्राइपेप्टाइड के अंदर बेसिकली ये जो नाम हमने दिए हैं, ये अमाइनो एसिड्स की बेस पे दिए हैं। ये हमारे साथ दूसरा अमाइनो एसिड हुआ, और ये हमारे साथ तीसरा अमाइनो एसिड हुआ। तो इनके बीच आप लोग बॉन्ड्स बनाएं, ये एक और ये दूसरा। सही। तो अ ट्राइपेप्टाइड विल कंटेन 2 अमाइनो एसिड्स। सिमिलरली इस तरह टेट्रापेप्टाइड में हमारे साथ 3 अमाइनो एसिड्स होंगे, और डाइपेप्टाइड के अंदर हमारे साथ अमाइनो एसिड नहीं, सॉरी, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, अ ट्राइपेप्टाइड विल कंटेन 2 peptide bonds, and a dipeptide will contain एक सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, तो यहां पर ये चीज आप लोगों से कभी गलत ना हो जाए। अब अगर हम इसकी डाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, तो वहां पर एक दूसरे टर्म्स हमारे साथ यूज होते हैं, और वो टर्म्स हमारे साथ ये हैं कि
प्रोटीन के अंदर हमारे साथ क्या होता है? प्रोटीन के अंदर हमारे साथ बेसिकली एक पॉलीपेप्टाइडल चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड्स मीन कि हमारे साथ बहुत सारे अमीनो एसिड इस तरह कंबाइन होते हैं। ओके, लेट्स से डी हो गया, डी ई हो गया, इस तरह एफ हो गया, तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड हमारे साथ इस तरह कंबाइन होते हैं। इसको हम कहते हैं क्या? पॉलीपेप्टाइडल चेन। जब हम इसकी डाइजेशन कर रहे होते हैं तो कंडेंसेशन का उलट प्रोसेस कौन सा है हमारे साथ? हाइड्रोलिसिस है। तो प्रोटीन्स को हमारे साथ इन पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस जब इसकी हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही होती है इनटू पेप्टोन्स। पेप्टोन्स हमारे साथ शॉर्ट चेन्स हैं, शॉर्ट चेन्स containing more than 10 amino acid, containing more than 10 amino acids, उसको हम कहते हैं पेप्टोन्स। तो पेप्टाइड से बना दिया जाता है पेप्टोन्स, और फिर जब इसकी फर्दर हमारे साथ हाइड्रोलिसिस होती है, फर्दर हाइड्रोलिसिस विद द एडिशन ऑफ वाटर, ये चीज जरूरी है, तो इससे हमारे साथ बनते हैं पेप्टाइड्स। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमारे साथ है पॉलीपेप्टाइड, इसमें हमारे साथ तकरीबन 500 से लेकर हजारों तक हमारे साथ जो है तो अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं। सही, हजारों तक हमारे साथ अमीनो एसिड्स कंबाइन होते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। पेप्टाइड्स के अंदर हमारे साथ लेस देन 10 लेस देन 10 अमीनो एसिड्स अगर हमारे पास हों तो फिर उसको हम सिंपली पेप्टाइड्स कह रहे होते हैं। और फिर जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है तो हमारे साथ इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। ओके, हाइड्रोलिसिस। तो दिस इज बेसिकली किस चीज का टॉपिक है? द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स का टॉपिक, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो मैं बेसिकली आप लोगों को ये चीज सिखा रहा था कि पेप्टोन्स क्या होते हैं और पेप्टाइड्स क्या होते हैं। ओके, और पॉलीपेप्टाइड्स हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं। अच्छा, आप लोगों के फेडरल जो बुक है तो उसके अंदर हमारे साथ ट्रांसलेशन का एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूं अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, अबाउट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, ऐसा है ना कि हमारे साथ जो ये प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कहा एंड दीज आर मेड अप ऑफ द पॉलीपेप्टाइडल चेन, तो हर चेन में अमीनो एसिड्स की अपनी एक सीक्वेंस होती है। सही। So a polypeptide contain what? A specific sequence of amino acid. Specific sequence of amino acid. सीक्वेंस से मेरा क्या मुराद है? सीक्वेंस से मेरा ये मुराद है कि अगर हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइडल चेन है और उसके अंदर हमारे साथ 4 अमीनो एसिड्स हैं, लेट्स से ए बी सी डी, तो सीक्वेंस ये है कि पहले हमारे साथ ए अमीनो एसिड लगेगा, फिर उसके बाद हमारे साथ जो है तो डी अमीनो एसिड लगेगा, फिर उसके बाद हमारे साथ बी अमीनो एसिड लगेगा, फिर उसके बाद हमारे साथ सी अमीनो एसिड लगेगा। अब ये प्रोटीन की एक स्ट्रक्चर है, और यही स्पेसिफिक सीक्वेंस अगर होगा तो ये वाला प्रोटीन हमारे साथ फंक्शनल होगा, फंक्शनल। और अगर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं होगा, अगर हमारे साथ लेट से एक दूसरा किस्म का सीक्वेंस है, सी पहले आ गया है और बी है और फिर डी है, तो ये हमारे साथ क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा। ये हमारे साथ क्या होगा? नॉन फंक्शनल होगा। तो अब हमारे साथ बॉडी में हजारों प्रोटीन्स हैं और हजारों प्रोटीन्स की सैकड़ों सीक्वेंसेस हैं, तो इन सीक्वेंसेस के बारे में इनका ये कहाँ पर लिखा होगा कि हम कहें कि हमने अगर ये स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना है तो हमने इसको इस स्पेसिफिक सीक्वेंस के अंदर बनाना है। बेसिकली दिस सीक्वेंस इज इनकोडेड ऑन योर डीएनए, दिस सीक्वेंस इज encoded on what? Encoded ऑन डीएनए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स हम जो है तो अगले लेक्चर्स के अंदर काफी डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्रोमोसोम के लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपका तमाम का जेनेटिक मटेरियल डीएनए के ऊपर मौजूद है। तो ये जो सीक्वेंस है कि पहले ए लगेगा, फिर उसके बाद डी लगेगा, फिर बी लगेगा, फिर सी लगेगा, ये भी हमारे साथ डीएनए ही के ऊपर मौजूद होता है। अब हमने अगर प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन हमारे साथ 2 स्टेप्स के अंदर बनता है। सही है। स्टेप्स क्या है हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस की? एक स्टेप है हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, इस ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि हमारे साथ ये जो कोड है, द कोड ऑन डीएनए
इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसको कॉपी कर दिया जाता है ऑन एन आरएनए। ये जो कोड था हमारे साथ डीएनए के ऊपर, जो सीक्वेंस है हमारे साथ स्पेसिफिक प्रोटीन की, इसको डीएनए से आरएनए के ऊपर कॉपी कर दिया जाता है। और फिर हमारे साथ सेकंड स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यहाँ पर बेसिकली हमारे साथ ट्रांसक्रिप्शन का नाम इन्होंने इसको इसलिए दिया है ना फर्स्ट स्टेप को, बिकॉज द आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। ट्रांसक्राइब्ड, सही। ट्रांसक्राइब मतलब ये कि आई थिंक कोडेड, कोडेड है डीएनए, आरएनए, सही है। तो आरएनए हमारे साथ ट्रांसक्राइब्ड हो गया है, यानी कोड उसके ऊपर हमने ट्रांसक्राइब कर दिया। ट्रांसक्राइब बेसिकली हम कहते हैं लिखने को, आई थिंक जितना मेरा देशा है ना, तो इसको हम लिखना ही कहते हैं, बट बेसिकली आप गूगल से मीनिंग इसकी चेक कर सकते हैं, सही। तो फिर इसके बाद है हमारे पास ट्रांसलेशन। एक तो हमने जो है तो कोड लिख दिया है, अब हमने उस कोड को ट्रांसलेट करना है, सही है। तो ये आरएनए हमारे साथ न्यूक्लियस से निकल जाता है, और जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आता है तो ये आरएनए चला जाता है किसके पास, किसके पास, राइबोसोम के ऊपर चला जाता है, राइबोसोम। और राइबोसोम इज योर फैक्ट्री, योर व्हाट, योर फैक्ट्री ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। तो प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्री है, और राइबोसोम फिर उस कोड को देखता है और उस कोड के मुताबिक हमारे साथ प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये बेसिकली इसी तरह है कि डीएनए के ऊपर हमारे साथ नक्शा मौजूद था, नक्शा। आपने क्या किया कि आपने इस नक्शे को आरएनए के ऊपर कॉपी कर दिया, या ट्रांसक्राइब मतलब इसके ऊपर आपने लिख दिया। और फिर ये नक्शा आरएनए ने दिया किसको, आरएनए के ऊपर अब क्या है, आरएनए के ऊपर अब नक्शा है। ये नक्शा आरएनए ने दिया कारीगर को, जो कि हमारे साथ राइबोसोम। और राइबोसोम उस नक्शे को देख रहे कि अच्छा अब इसमें हमारे साथ पहले ए वाला अमीनो एसिड लगाना है, तो इसके पास ये तमाम अमीनो एसिड्स पड़े हुए हैं। ये क्या करता है, पहले ए वाला अमीनो एसिड लगाता है। अच्छा, उसके बाद कौन सा अमीनो एसिड नक्शे में मौजूद था, नक्शे में हमारे साथ डी वाला अमीनो एसिड था, तो फिर ये उसके साथ डी वाला अमीनो एसिड लगाता है। अच्छा, इसके बाद कौन सा अमीनो एसिड लगाना है, इसके बाद हमने लगाना है बी वाला अमीनो एसिड, तो फिर ये लगाता है बी अमीनो एसिड। अच्छा, इसके बाद कौन सा अमीनो एसिड लगाना है, इसके बाद हमने सी अमीनो एसिड लगाना है। तो इस तरीके से हमारे साथ प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन हमारे पास फिर फंक्शनल होता है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, स्लाइड टच फेडरल की बुक ने दिया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, तो मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों को मैं बता दूं। एंड अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो प्रोटीन्स का ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्लाइटली भी ये सीक्वेंस हमारा हिल जाता है तो हमारे पास प्रोटीन जो बनता है दैट इज एन एबनॉर्मल प्रोटीन। और ये हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटीन सीक्वेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड का जो ये सीक्वेंस है ना, मैंने यहाँ पर आप लोगों को ऊपर कहा भी कि अगर ये स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा तो ये अमीनो एसिड, ये प्रोटीन फंक्शनल होगा। अगर ये हमारे साथ सीक्वेंस नहीं होगा तो ये नॉन फंक्शनल होगा। इसको हम एबनॉर्मल, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन कहेंगे। हम मिसाल देते हूँ मैं आपको हीमोग्लोबिन की, सही है, हीमोग्लोबिन जिसको हम कहते हैं एचबी। और ये लोग ये आप लोग पढ़ोगे कि ये हमारे साथ ब्लड के अंदर ये प्रोटीन हमारे साथ मौजूद होता है, और ये प्रोटीन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू एंड फ्रो फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स से सेल की तरफ लेकर आता है, और सेल से फिर जो है तो लंग्स की तरफ लेके जाता है। तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमारे साथ हीमोग्लोबिन काम कर रहा है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर हमारे साथ 4 चेन्स मौजूद हैं। ओके, कितने चेन्स हैं, 4 चेन्स हैं हमारे साथ। ये दो हमारे साथ जो हैं अल्फा चेन, सही। तो दो हमारे साथ इसमें अल्फा चेन्स हैं, ये दूसरा अल्फा चेन। और दोनों के अंदर हमारे साथ 141 अमीनो एसिड्स हैं, 141 अमीनो एसिड्स हैं। ओके, और दो फिर इसमें हमारे साथ जो है तो बीटा चेन्स हैं। तो 3 पे आ गए हमारे साथ बीटा चेन, और 4 पे भी आ गई हमारे साथ क्या, बीटा चेन। दो हमारे साथ बीटा चेन्स हैं, और दोनों के अंदर हमारे साथ तादाद मौजूद है 146 अमीनो एसिड्स और 146 अमीनो एसिड्स। तो तकरीबन हमारे साथ 4 चेन्स हो गए और 574 अमीनो एसिड्स टोटल हैं। इसको आप अगर काउंट करें तो ये हमारे साथ 574 अमीनो एसिड्स आते हैं। नाउ दिस इज ए नॉर्मल हीमोग्लोबिन, दिस इज व्हाट, दिस इज एन नॉर्मल
हीमोग्लोबिन। और ये जब हमारे साथ सेल के अंदर मौजूद होता है तो द रेड ब्लड सेल्स आर व्हाट, द रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड एंड काफी जो है तो हमारे साथ फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं। डिस्क शेप्ड क्या स्ट्रक्चर होती है हमारे साथ ये आरबीसीज की, ये हमारे साथ एक डिस्क शेप्ड इस किस्म के हमारे साथ आरबीसीज होते हैं। ओके, इस तरह डिस्क शेप्ड और बीच में थोड़े से हमारे साथ इनकी डायमीटर कम हुई होती है। तो अगर हम इसको साइड से देखें तो आरबीसी का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का नजर आ रहा होगा। सही है, ये हमने जो है तो इसको बीच से काट दिया है, साइडों से ये जो है तो मोटा होता है और बीच से ये हमारे साथ शॉर्ट होता है। अगर हम इसको इस तरीके से काट दे और फिर ये स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये हमारे साथ इस तरह आएगी। ओके, तो डिस्क शेप होते हैं। और दूसरी बात ये कि दीज आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है कि जब ये हमारे साथ स्मॉलर कैपिलरीज, ये हमारे साथ एक स्मॉल कैपिलरीज है, स्मॉल कैपिलरीज, जब ये हमारे साथ स्मॉल कैपिलरीज से गुजरने की कोशिश करता है तो इवेंचुअली ये हमारे साथ, अब ब्लड से एक आरबीसी है बड़ा है तो ये स्क्वीज हो जाता है, इसके अंदर स्क्वीज हो जाता है और बाहर की तरफ जो है तो वो निकल जाता है। सो फ्लेक्सिबल, इट कैन बी स्क्वीज्ड, कैन बी स्क्वीज्ड। तो अगर हमारे पास कोई तंग वेसल है तो उससे रेड ब्लड सेल जो है तो आसानी के साथ पास हो सकते हैं। सही। अब होता ये है कि चूंकि इन चेन्स को हमारे साथ डीएनए कोड कर रहा होता है, यहां पर मैंने आप लोगों को ऊपर कहा कि डीएनए के ऊपर इसका नक्शा मौजूद होता है और जिस पार्ट ऑफ द डीएनए के ऊपर किसी खास पॉलीपेप्टाइडल चेन का नक्शा मौजूद होता है उसको हम कहते हैं जीन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जीन। सो जीन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ डीएनए, part of DNA containing what, code for polypeptidal chain, polypeptidal chain। अब पॉसिबल है कि हमारे पास इस डीएनए के अंदर या जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, पॉसिबल है। अगर स्टूडेंट्स हमारे साथ ये जो बीटा चेन को, जो जीन हमारे साथ कोड कर रहा होता है उसको हम कहते हैं बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन। बाज ह्यूमन बींग्स इस तरह के हैं कि उनके अंदर ये बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है दिस इज एबनॉर्मल। क्या होता है, some humans contain abnormal बीटा ग्लोबिन जीन। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से दे हैव abnormal बीटा chains, they have abnormal, and due to that they have abnormal बीटा chains of HB। सही। और इस डिजीज को फिर हम क्या नाम देते हैं, इस डिजीज को हम नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में some human contain beta globin gene जो abnormal होता है, due to that they have abnormal beta chains of HB। अब abnormal beta chain of HB क्या है, हम इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल बीटा चेन के साथ। ये हमारे साथ A B C D E कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन के ऊपर हमारे साथ अमीनो एसिड होता है ग्लूटामेट। सही। ए बी सी डी, ये जो ई है ये भी हमारे साथ अमीनो एसिड्स है बट मैं उनके नाम नहीं लिख रहा फॉर द सिंप्लिसिटी। दिस इज व्हाट, दिस इज ए नॉर्मल बीटा चेन। सही। अब एबनॉर्मल बीटा चेन में या सिकल सेल एनीमिया HBS का, इसको हम HBS कहते हैं, उसके बीटा चेन किस तरह होगा, उसका बीटा चेन ए में ए होगा, बी सी डी ई, एक यहां पर लांजा है और वो है ये। The glutamate at position number 6 of the normal beta chain is replaced by valine। ये क्या है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4, पोजीशन नंबर 5 एंड पोजीशन नंबर 6। So at position number 6
द ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, द ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन, और ये हमारे साथ दिस इज एन एबनॉर्मल बीटा चेन, एबनॉर्मल बीटा चेन, और ये हमारे साथ पाया जाता है सिकल सेल एनीमिया वाले हीमोग्लोबिन के अंदर, सिकल सेल एनीमिया वाले हीमोग्लोबिन के अंदर। मैं इस पे ज़रा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि क्या चीज़ डिफरेंट आ जाती है। मैंने आप लोगों को कहा कि बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर हमारे साथ म्यूटेशन हुई है और उसकी वजह से वी हैव एन एबनॉर्मल बीटा चेन, और एबनॉर्मेलिटी क्या है कि द ग्लूटामेट इज रिप्लेस्ड बाय अ वेलिन एट पोजीशन नंबर 6। अब होता क्या है, नॉर्मल मैंने आपको कहा कि नॉर्मल एचबी जब हमारे साथ होता है तो the RBCs are disc shaped and flexible, लेकिन सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारे साथ ये होता है कि the RBCs are सिकल शेप्ड और क्रिसेंट शेप्ड एंड रिजिड, रिजिड होते हैं, नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, सही है, नॉन फ्लेक्सिबल। सिकल से क्या मुराद है हमारा, हम इसको क्यों सिकल सेल एनीमिया कहते हैं? सिकल बेसिकली हम कहते हैं, आप लोगों ने अगर फार्मिंग की हो या गांव में आप लोगों ने देखा हो तो हमारे साथ, हम पश्तो में तो इसको लोर कहते हैं, इस तरह की एक चीज़ होती है, ये अब इसका हैंडल है और यहाँ पर ये हमारे साथ जो है तो शार्प होती है, सही, दिस इज शार्प, एक शार्प सा टूल है जिससे क्या किया जाता है, जिससे हमारे साथ फसल को जो है तो वो काटा जाता है। तो ये अगर हमारे साथ फसल है, सही, तो ये इसको क्या करता है, ये सिकल इसको काट देता है, इसको हम पश्तो में लोर कहते हैं, और आई डोंट नो कि उर्दू में इसको क्या चीज़ कहा जाता है, बट दिस इज बेसिकली सिकल। और अगर आप इसको गूगल के ऊपर सर्च भी करेंगे, सो इट इज़ अ टूल फॉर फार्मिंग, टूल फॉर फार्मिंग, सही। और क्रेसेंट शेप, क्रेसेंट बेसिकली मून को कहा जाता है जब मून इस किस्म का हो, मून किस किस्म का हो, मून इज लाइक दिस, सही, पूरा मून ना हो तो इसको हम क्रेसेंट कहते हैं। तो इसको सिकल सेल एनीमिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपकी जो आरबीसीज है वो भी इस ही तरह की हो जाती हैं, योर आरबीसीज बिकम लाइक दिस, सही, योर आरबीसीज बिकम लाइक दिस, जो हमारे साथ अपना इसका डिस्क शेप था, ये इसकी बजाय अब ये इस तरीके का हो गई है। अब ये क्या है, हमारे साथ रिजिड भी है। होता ये है कि जब ये शेप हमारे साथ किसी ब्लड वेसल के अंदर हमारे साथ जब आरबीसीज इस फॉर्म के अंदर ट्रेवल करते हैं तो वो आरबीसीज इसमें फंस जाते हैं, सही। ये क्यों इसको मिटा रहा है, अच्छा, सही। तो बेसिकली मैं आप लोगों को यहाँ ये कह रहा हूँ कि दिस इज चूंकि नॉन फ्लेक्सिबल है, तो जब ये तंग वेसल से गुजरेगा तो ये उसके अंदर स्टिक हो जाती हैं, फंस जाती हैं, ओके। और यहाँ पर हमारे साथ ये जगह जो ब्लड वेसल है इट इज ब्लॉक्ड, तो पीछे से अगर हमारे साथ कोई नॉर्मल ब्लड आ रहा हो, नॉर्मल, तो वो भी नहीं आने देता फिर ये, सही है, क्योंकि आपके ब्लड वेसल जो है तो वो बंद हो गई है, तो ये पूरी की पूरी पैसेज वे आपकी बंद हो जाती है। दिस इज द सिकल सेल एनीमिया। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो दैट इज ब्लॉक्ड, और इवेंचुअली अगर इसका इलाज न किया जाए, इलाज तो खैर इसका इस तरह का नहीं है क्योंकि दिस इज अ म्यूटेशन सिस्टम, सिम्टोमेटिक इलाज किया जाता है, बट अगर इस ब्लॉक को हटाया ना जाए तो द पर्सन कैन डाई, द पर्सन कैन डाई। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, या इसको आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स भी कह सकते हो, या फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हो। बेसिकली हम प्रोटीन की फोल्डिंग पढ़ रहे हैं, सही है, द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, फोल्डिंग। अच्छा, मैंने आप लोगों को ऊपर कहा कि अमीनो एसिड, ये प्रोटीन्स के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन का नॉर्मल सीक्वेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर जो हमने ये इतना बड़ा किस्सा किया है, सही है।
अब प्रोटीन के नॉर्मल फंक्शन के लिए भी हमारे साथ एक और चीज जरूरी है एंड दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। अगर प्रोटीन का अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो प्रोटीन हमारे साथ फंक्शनल नहीं होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन चार किस्म के हैं, सही है। चार किस्म के चार स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको प्रोटीन पाया जाएगा, और उनमें से एक है हमारे साथ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर है हमारे साथ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है हमारे साथ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे साथ अपना टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर, और हमारे साथ क्या है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो ये चार स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर आपको आपका प्रोटीन जो है तो वो पाया जाएगा मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर। कभी वो प्राइमरी में होगा, कभी वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होगा, कभी वो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होगा, कभी वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी हो सकता है, सही। तो वन बाय वन इसको हम पढ़ते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल अल्फाज में लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। यहाँ पर ऊपर जो मैंने आप लोगों के लिए जब ये प्रोटीन हम बना रहे थे, कहाँ पर गया हमारा प्रोटीन बनाना, ये जब हम प्रोटीन यहाँ पर बना रहे थे दिस, तो इसमें हमने क्या किया कि अमाइनो एसिड्स को हमने लीनियरली अरेंज किया है, पहले ए फिर डी फिर बी फिर सी। इस ही लीनियर अरेंजमेंट को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो महज इतनी सी बात आप लोगों के लिए याद रखना जरूरी है कि ऑल प्रोटीन्स all proteins are found in their primary structure at the time of formation। कि जब भी प्रोटीन हमारे साथ बनेगा सबसे पहले वो हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। और प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारे साथ क्या है, इट्स सिंपली अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। इस तरह एक लीनियर अरेंजमेंट है अमाइनो एसिड्स की। इसमें कुछ चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, और वो ये है कि हमारे साथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हमारे साथ सेंगर। अब सेंगर भाई साहब ने सबसे पहले हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन और हमारे साथ ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है ये डिटरमाइन किया था प्रोटीन्स के अंदर। सो सेंगर was the first scientist to determine the sequence of amino acids in a protein। उनसे पहले किसी ने किसी प्रोटीन का ये जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का ये हमारे साथ डिटरमाइन नहीं किया था। और सेंगर ने भी सबसे पहले हमारे साथ जिस प्रोटीन के अंदर इस सीक्वेंस को डिटरमाइन किया था दैट वाज इंसुलिन, सही। तो सेंगर ने सबसे पहले किस प्रोटीन के अंदर डिटरमाइन किया था स्ट्रक्चर, इंसुलिन के अंदर। और इंसुलिन हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम बात करें, इंसुलिन बेसिकली हैज टू चेन्स, दो चेन्स होती हैं हमारे साथ। एक हमारे साथ अगर ए चेन हम ले लें, ए चेन, तो उसमें हमारे साथ होती हैं 21 अमाइनो एसिड्स। और अगर हम बी चेन की बात करें तो बी चेन में हमारे साथ होती हैं 30 अमाइनो एसिड्स। और ये अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ड्रा करना चाहूँ, सो दिस इज द लेट्स से दी ए चेन, और यहाँ पर हमारे साथ ये आप लोग कंसिडर कर लें कि मैंने 20 अमाइनो एसिड्स ड्रा कर ली हैं, 20 अमाइनो एसिड्स। और यहाँ पर मेरे साथ जो है तो आ गई इसकी बी चेन, और ये लोग आप जो है तो लेट सपोज कि ये मैंने कितने अमाइनो एसिड्स ड्रॉ किए हैं, 30 अमाइनो एसिड्स, सॉरी ये 21 है और यहाँ पर हमारे साथ आ जाएंगे 30 अमाइनो एसिड्स। तो इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन हैं, दोनों चेन जो है तो अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं, और ये चेन्स जो हैं एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होती हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ये हमारे साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है, एक अमाइनो एसिड के साथ अगर कोई सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है
तो वो हमारे साथ बॉन्ड बनाता है दूसरे सल्फर के साथ, किसका, तीसरे अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड का। तो दिस इज एन डाइसल्फाइड ब्रिज। तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हमारे साथ यहाँ पर पाए जाते हैं इस दो चेन्स के बीच में। तो यहाँ पर ये बात आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर एक प्रोटीन है तो जरूरी नहीं है कि उसमें एक पॉलीपेप्टाइडल चेन हो, दो भी हो सकती हैं, और दोनों पॉलीपेप्टाइडल चेन हमारे साथ क्या होंगी, हमारे साथ होंगी अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद। तो अब यहाँ से आप लोगों को इतना अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे साथ इस प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होगा जो कि अमीनो एसिड्स को होल्ड कर रहा है। दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड जो कि एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड को जो है तो वो होल्ड कर रहा है। सही है, दीज आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स, दीज आर योर पेप्टाइड बॉन्ड्स। और सेकंड, अगर हमारे पास, जरूरी नहीं है कि हर अमीनो एसिड के अंदर हो, लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स के अंदर हो सकता है, सॉरी कुछ प्रोटीन्स के अंदर हो सकता है, एंड दैट इज योर डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज। तो यहाँ पर इसके साथ आप लोगों ने ये चीज लिख ली है कि विद इन सम प्रोटीन्स, जरूरी नहीं है कि हर प्रोटीन के अंदर ये पाया जाए, लेकिन नॉर्मली हमारे साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर ये पेप्टाइड बॉन्ड ही पाया जाता है। ओके, अच्छा, अब ये हमारे साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर है। अब अगर इसकी हमारे साथ फोल्डिंग हो जाए तो फिर ये प्रोटीन चला जाता है हमारे साथ किस स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फोल्डिंग अगर होगी, सही है, अपने ऊपर ये जरा फोल्ड हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक है हमारे साथ अल्फा हेलिक्स और दूसरा है हमारे साथ बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स से हमारा क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों को एक प्राइमरी स्ट्रक्चर की हमारे साथ चेन नजर आ रही है, ये अगर एक खास एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेशन स्टार्ट कर दे, सही है, एक एक्सिस के इर्द गिर्द अगर ये रोटेट हो जाए, एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। सेम इसी तरह ये अगर मैं कंसिडर कर लूं कि मेरे पास एक सेंट्रल एक्सिस है और इस सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द मेरे साथ एमाइनो एसिड जो हैं तो वो अगर कॉइल होना स्टार्ट हो जाए, सही है, तो ये अमाइनो एसिड्स है मेरे पास, एक हो गया, दो हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, दिस इज योर सिक्स्थ अमीनो एसिड, सेवंथ अमीनो एसिड, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये अमीनो एसिड्स हमारे साथ हेलिकल स्ट्रक्चर में, हेलिकल बेसिकली हमारे साथ क्या चीज़ है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। स्प्रिंग, आपने अगर स्प्रिंग को देखा हो तो स्प्रिंग किस तरह इस तरह कॉइल हुआ होता है, सेम उसी तरह अगर हमारे साथ ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो चेन है, ये अगर एक खास एक्सिस के अराउंड कॉइल हो जाए तो उसको फिर हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि 3.6 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न। हर जो ये टर्न आपको नजर आ रही है, ये एक टर्न हो गई, यहाँ पर इसी तरह ये जो है तो दूसरी टर्न हो गई, इसमें 3.6 अमाइनो एसिड होंगे, यानी 1 2 3 और एक जो है तो आधा अमाइनो एसिड आपको नजर आ रहा होगा, सही। तो दिस इज द अल्फा हेलिक्स ऑफ द प्रोटीन्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, और इस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को हमारे साथ स्टेबलाइज किया होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने। तो ये हमारे साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारे साथ जो है तो बीच में हर अमाइनो एसिड्स के बीच में हमारे साथ क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये इसके साथ ये वाला अमाइनो एसिड जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा लेट से इसके साथ, और ये वाला जो है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। तो ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई होती है, जिसकी वजह से ये लोग जो है तो कॉइल हुए होते हैं। जाते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स के ऊपर, लेकिन बीटा प्लीटेड शीट से पहले मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि अल्फा हेलिक्स में हमारे साथ सिंगल चेन होती है अमाइनो एसिड की, सिंगल चेन, लेकिन बीटा प्लेटेड शीट्स के अंदर हमारे साथ सिंगल भी हो सकती है, सिंगल और मल्टीपल, या एक से ज्यादा भी हो सकती है। हमारे पास अगर सिंगल पॉलीपेप्टाइडल चेन हो तो वो हमारे साथ बीटा प्लेटेड शीट के अंदर किस तरह अरेंज होगी, हमारे साथ इस तरीके से जिग जैग मैनर के अंदर आ जाती है, और यहाँ से ये हमारे साथ जो है तो अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है
और वापस जो है तो पीछे की तरफ चली जाती है। दिस दिस इज व्हाट, दिस इज योर फोल्डिंग हो गई हमारे साथ। अब यहाँ पर हमारे साथ जो है तो एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, सही। और इनके बीच में भी हमारे साथ क्या होती हैं, इनको होल्ड किया होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स ने। तो इनके बीच में हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, सही है। बीच में हमारे साथ क्या होती हैं, बीच में हमारे साथ होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज योर एच बॉन्ड। बेसिकली एच बॉन्ड्स ही की वजह से एक पेप्टाइड जो है या एक पॉलीपेप्टाइडल चेन है वो अपने प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है, सही है। सो ये हमारे साथ बीटा प्लेटेड शीट्स हैं, और अगर हमारे पास जो है तो दो मुख्तलिफ चेन्स हों तो फिर वो हमारे साथ इस तरीके के आएंगे, सही है। ये दो मुख्तलिफ चेन्स हैं और इनके बीच में उसी तरह हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, सही, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा प्लेटेड भी है। बॉन्ड्स की हम बात करें कि इसमें हमारे साथ कौन कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, योर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये चीज आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलनी। और इसके बारे में एक एमसीक्यू आपका आ सकता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन इज ड्यू टू विच बॉन्ड, सो दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। जाते हैं अपने टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर, टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। ये बेसिकली हम फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन ही पढ़ रहे हैं। सो अगर एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारे साथ मजीद कॉइल होता है अपने ही ऊपर, तो वो हमारे साथ बना लेता है हमारे साथ एक टर्शरी स्ट्रक्चर। हम अगर अल्फा हेलिक्स की मिसाल लें, और लेट से ये हमारे साथ एक अल्फा हेलिक्स है और ये अपने ऊपर जो है तो मजीद कॉइल हो गया है, सही है। और इसने एक ग्लोब्यूलर टाइप स्ट्रक्चर बना लिया है। व्हाट इज दिस? और इसमें हमारे साथ क्या है, इसमें हमारे साथ बीटा प्लेटेड शीट्स भी आ गई हैं लेट से। तो बीटा प्लेटेड शीट्स भी आ गई हैं और मजीद हमारे साथ कॉइल हो गया है ये चेन। इसको इसने क्या किया है, इसने एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाया है, ग्लोब्यूलर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस ही स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और स्टूडेंट्स आप लोग अब ये कहोगे कि ये जो है तो हमारे साथ मजीद फोल्डिंग इसकी क्यों हुई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना हमारे साथ कि लेट से यहाँ पर हमारे साथ ये जो स्ट्रक्चर है, सही है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो अमाइनो एसिड है मेरे साथ, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है विद ग्रीन कलर में हाईलाइट कर देता हूँ, चलो लेट्स से दिस इज हाइड्रोफोबिक, इसकी पानी के साथ नहीं लगती। इसी तरह हमारे साथ ये वाला जो अमाइनो एसिड है इसको भी पानी के साथ मज़ा नहीं आता। ये जो अमाइनो एसिड है ये भी हमारे साथ हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है, ये भी हाइड्रोफोबिक है। तो जब आप इस प्रोटीन को पानी के अंदर डालोगे तो इसकी मजीद कॉइलिंग हो जाती है, और जो हमारे साथ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स थे वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, सही है। तो ऑल दी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ऑल दी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड्स आर इनसाइड द स्ट्रक्चर। और जो हमारे साथ हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स थे तो वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, और ये जो है तो हमारे साथ पानी के अंदर क्या हो जाता है, पानी के अंदर हमारे साथ डिजोल्व हो जाता है, क्लम्प्स इसके नहीं बनते, सही। तो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के हमारे साथ ये फायदा होता है कि ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर में इट बिकम्स सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। और हमारे साथ एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स, एंजाइम्स आर फाउंड इन द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर। एंजाइम्स, एंजाइम्स फॉर फंक्शन, for function must be dissolved in water। सेल के अंदर जो एक्वस सब्सटेंस है, तो फंक्शन के लिए एंजाइम का उनके अंदर सॉल्युबल होना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, मस्ट बी सॉल्युबल, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये चीज लिख देता हूँ कि दे मस्ट बी सॉल्युबल इन वाटर, तब जाकर वो जो है तो अपना सही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए हमारे साथ टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन्स आती हैं। अब एंजाइम्स जो है हमारे साथ, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होती हैं, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद नहीं होती। टर्शरी स्ट्रक्चर में अगर हम बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड्स की,
तो इसमें 3 तरह के बॉन्ड्स हमारे साथ पाए जाते हैं अदर देन द पेप्टाइड बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे हमारे साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो है तो आयोनिक बॉन्ड्स भी होंगे, आयोनिक बॉन्ड्स। और इसके अलावा हमारे साथ डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होंगे, डाइसल्फाइड ब्रिज। सही। अब बढ़ते हैं अपने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हमारे साथ ऐसा होता है कि इस टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर तो हमारे साथ सिर्फ एक चेन थी। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे साथ मल्टीपल चेन्स आ जाती हैं, मल्टीपल चेन्स, मल्टीपल चेन्स। लेट्स से ये हमारे साथ एक चेन हो गई है, सही है, जो कि टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। इसके साथ एक दूसरी चेन मिक्स हो गई है टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली, फिर इसके साथ एक चौथी चेन भी लेट से हम ऐड कर देते हैं, और ये जो है तो 4 चेन्स हमारे साथ टर्शियरी स्ट्रक्चर के ऐड हो गए हैं। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर इज एक्चुअली व्हाट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और अगर इसके बीच में हम फिर एक Fe मॉलिक्यूल डाल दें, एक Fe आयन, तो ये हमारे साथ बन जाता है Hb, हीमोग्लोबिन। सही, हीमोग्लोबिन। तो वही टर्शियरी स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे साथ क्लम्प हो गया है, मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जिससे हमारे साथ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें हमारे साथ कौन से बॉन्ड्स होते हैं? इसमें हमारे साथ वही पुराने वाले बॉन्ड्स होते हैं, सिर्फ एक न्यू बॉन्ड होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से क्या मुराद है? जो चीज़ें हमारे साथ हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी पानी में सॉल्युबल नहीं होती, वो ये करती हैं कि वो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर लेट से हमारे साथ इसको अगर आप वाटर के अंदर डालोगे, वाटर, तो वाटर के अंदर अगर हमारे साथ मल्टीपल टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर्स, सही है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं, वाटर इनको रिपेल करने की कोशिश करता है, वाटर अपना जो कांटेक्ट है इनके साथ वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है, जो मैंने वहां पर हाइड्रोफोबिक इंक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर आप लोगों को पढ़ाया था। सही है, अगर आप लोगों को याद हो इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर में, तो क्या होता है, ये तमाम एक दूसरे के करीब आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ एक क्लम्प बना लेते हैं, क्लम्प बना लेते हैं। सही है, एक दूसरे के साथ क्लम्प बना लेते हैं। तो वो क्लम्प किस वजह से बनाते हैं? वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से बनाते हैं। सही है, तो पानी इनको जो है तो कंपेल कर रहा हो, तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो दैट इज योर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। और हीमोग्लोबिन आप लोगों का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है। एंजाइम्स बेसिकली आपके क्या होते हैं? एंजाइम्स आपके टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। और ये बेसिकली हमने क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको शेप कह सकते हो कि शेप की बेस पे हमने प्रोटीन्स की थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की है। मेनली दो टाइप से हमारे पास प्रोटीन्स, हमारे पास दो शेप्स के अंदर पाया जाता है। एक को हम कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, फाइब्रस प्रोटीन्स, और दूसरे को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। अब हमने ऊपर जो है तो स्ट्रक्चरल फोल्डिंग और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स को पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक जो है तो ये इंतहाई ज़्यादा आसान होगा। फाइब्रस प्रोटीन, एज द नेम सजेस्ट, हमारे पास जो है तो जो पॉलीपेप्टाइडल चेन्स होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन्स will be will be in the shape of fibers। बेसिकली यही मतलब है ना हमारे पास। फाइब्रस प्रोटीन्स है तो जो पॉलीपेप्टाइडल चेन्स होंगी दे विल बी इन द शेप ऑफ फाइबर्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं फिलामेंट्स। और फिलामेंट्स दोनों एक ही चीज़ है कि या तो फाइबर्स होंगे या फिर फिलामेंट्स होंगे। ऑन द अदर हैंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइडल चेन्स होंगी, पॉलीपेप्टाइड चेन will be in the shape of, will be in spherical, स्फेरिकल होंगी, और ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर। बेसिकली हम स्फेयर ही की बात कर रहे हैं कि अगर पॉलीपेप्टाइडल चेन हमारे साथ ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर में हुई तो वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, और अगर हमारे पास फाइबर्स में हुई तो देन वी विल कॉल देम फाइब्रस प्रोटीन्स। अब आपने मुझे बताना है कि फाइब्रस प्रोटीन की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, और हमारे पास ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी। ज़रा सोचें, यहाँ पर हमने ऊपर अब क्या कहा, यहाँ पर हमने ऊपर क्या कहा? ग्लोब्यूलर 3D स्ट्रक्चर,
एंड दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली शीट्स। सही है। तो ऊपर से ही आपको पता चल चुका होगा कि फाइब्रस प्रोटीन में मेनली हमारे पास क्या चीज़ होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है हमारे साथ। सही है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास होता है मेनली टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन्स भी हमारे साथ इस ही में आ जाते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अच्छा, अब फाइब्रस प्रोटीन्स क्या हैं? फाइब्रस प्रोटीन चूंकि हमारे पास फिलामेंट्स हैं इसमें और हमारे साथ स्ट्रेट हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि दीज आर इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, इनसॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। जबकि ऑन द अदर हैंड आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, दीज आर soluble in aqueous medium, soluble in aqueous medium। और मुझे जो है तो दोबारा मैं इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग ज़रा सोचें कि ये क्यों हमारे पास सॉल्युबल हैं और जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं व्हाई आर दे नॉट सॉल्युबल। मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स को कहा था कि अगर हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो कि फाइबर्स हैं हमारे साथ, तो मैंने कहा यहाँ पर हमारे साथ अमाइनो एसिड्स हैं। ओके, इसमें हमारे साथ क्या है, अमाइनो एसिड्स हैं। तो हो सकता है हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, लेट से मैं ये वाला डिनोट करता हूँ कि दिस अमाइनो एसिड ये हमारे साथ हाइड्रोफोबिक है, वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, फिर ये दो अमाइनो एसिड हमारे पास सॉल्युबल है, लेकिन ये वाला हमारे साथ हाइड्रोफोबिक है, ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। इसी तरह ये वाला हाइड्रोफोबिक है और इस तरह ये वाला हाइड्रोफोबिक है। तो चूंकि फाइबर स्ट्रक्चर के अंदर ये हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आर ऑन द सरफेस, तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। ऑन दी अदर हैंड जब ये लोग हमारे साथ टर्शरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर, लेट्स से दिस इज आवर टर्शरी स्ट्रक्चर, तो इसमें जो हमारे साथ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होते हैं तो वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, अंदर की तरफ। और सरफेस के ऊपर वी ओनली गेट दी हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं। तो दिस configuration makes the protein soluble, makes it soluble। ओके, सो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी यही चीज है और टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर भी यही है चीज है कि इट मेक्स इट सॉल्युबल। ऑन दी अदर हैंड फर्दर इंफॉर्मेशन हम इसके बारे में पढ़ते हैं और वो ये है, जो हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, दीज आर इलास्टिक इन नेचर, दीज आर इलास्टिक इन नेचर। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं अपने इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की, तो दीज आर इन इलास्टिक इन नेचर। इसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स आप अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे साथ एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। एंड इस इलोंगेटेड स्ट्रक्चर में ये लोग क्या है, ये हमारे साथ ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी नहीं है। एंड दीज कैन बी स्ट्रेच्ड, क्या है हमारे साथ, दे कैन बी स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच। और स्ट्रेच जब करेंगे, अगर हम इनको जो है तो इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इनको स्ट्रेच करते हैं, तो ये वापस जो है तो अपने इस पोजीशन के अंदर आ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड आप अगर इस प्रोटीन को देखो, इस प्रोटीन को, तो दिस इज मोर कॉम्पैक्ट, मोर क्या है, कॉम्पैक्ट है, ज्यादा टाइटली पैक्ड है। सही है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। इसकी वजह से इसकी जो इलास्टिसिटी है वो खत्म हो जाती है। ये फिर जो है तो हम इसको अगर स्ट्रेच करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जो है तो वो खराब होगा। these are actually inelastic, cannot be stretched, cannot be stretched। और उस stretch की वजह यह है because they have a more compact structure, because have a more compact and coiled structure। ओके, coiled structure। अच्छा, ये बात हो गई है। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन भी आप लोगों ने याद रखनी है और वो ये है कि जो हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन्स है, दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे साथ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टलाइज्ड। इसकी क्या तुक बनती है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह स्टूडेंट्स ये है कि हमारे पास जब फाइब्रस प्रोटीन्स हैं तो दे हैव एन इरेगुलर, इसके में हमारे साथ जो मल्टी ये वो होते हैं पॉलीपेप्टाइडल चेन्स होती हैं, दे आर इरेगुलर, इरेगुलर। एक तो इरेगुलर है,
दूसरा ये है कि दे आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से, चूंकि ये एक तो हमारे साथ इरेगुलर है और दूसरा ये कि ये हमारे साथ सॉल्युबल भी नहीं है पानी के अंदर, तो इनकी हमारे साथ क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो सकती। क्रिस्टलाइजेशन में हमारे साथ ये प्रोटीन्स को काफ़ी सलीके के साथ और काफ़ी अरेंजमेंट के साथ इनको जो है तो आपस में मिलाया जाता है और एक लैटस क्रिएट किया जाता है। ओके, लैटस, लैटस 3D रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट। तो अगर हमारे पास फाइबर्स ही इरेगुलर हैं और वो इनसॉल्युबल भी है वाटर के अंदर या उसके अंदर जो है तो सॉल्युबल भी नहीं है, उसकी वजह से इनकी जो है तो रेगुलर अरेंजमेंट हम नहीं कर सकते, एंड दैट व्हाई दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। ऑन दी अदर हैंड जब हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को देखते हैं, सो दे हैव अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, मैंने अभी आपको ऊपर कहा, दे आर ऑल्सो सॉल्युबल, सही है, सॉल्युबल, एंड दे हैव यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर भी है। So that's why they can be regularly arranged. सही है, can be regularly arranged into a lattice, can be regularly arranged into a lattice. So ये फर्क है हमारे साथ ये फाइब्रस प्रोटीन के अंदर और हमारे साथ इन दूसरे प्रोटीन्स के अंदर। एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों ने जो यहाँ से याद रखनी है वो ये है कि जो फाइब्रस प्रोटीन्स है दे आर लेस सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर चेंज, लेस सेंसिटिव टू द चेंज इन पीएच एंड द चेंज इन टेम्परेचर, सही। और जबकि हमारे साथ जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं सो दे आर मोर सेंसिटिव to the change in pH and the change in temperature। आप मामूली सा भी टेम्परेचर आगे पीछे करोगे तो इनकी जो फंक्शनैलिटी है और इनके जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होना शुरू कर जाता है। एंड सेम इज़ द केस विथ पीएच, जब आप पीएच को हिलाने की कोशिश करते हो तो ये क्या होते हैं, ये हमारे साथ जो है तो अपना फंक्शन लूज़ कर सकते हैं, अपना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये लूज़ कर सकते हैं और डीनेचर हो सकते हैं, सही। अब हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन्स के कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोलेजन की, सही। कोलेजन हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा फाइब्रिनोजिन है, फाइब्रिनोजिन जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, इसके नाम में ही फाइबर है। ओके, एक्टिन मायोसिन, एक्टिन मायोसिन जो कि हमारे मसल्स के अंदर पाया जाता है, सही है, दैट प्रोटीन इज फाइब्रस। इसके अलावा केराटीन हो गया, केराटीन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। इसके अलावा हमारे साथ जो सिल्क के फाइबर्स हैं, सिल्क फाइबर्स हो गए, या हमारे साथ जो स्पाइडर का वेब है, स्पाइडर वेब, सो दैट्स ऑल्सो हमारे साथ क्या है, फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं। ऑन दी अदर हैंड जब हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स को देखते हैं तो हमारे साथ जितने भी एंजाइम्स हैं, हमारे साथ जितनी भी एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज हैं, हमारे साथ जितने हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स, हमारे साथ जितने ये चैनल प्रोटीन्स हैं, चैनल प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर एक्चुअली ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स और ये फंक्शनल होते हैं हमारे साथ टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, अब आते हैं हम रोल ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर और यहाँ से आपको ये एग्जांपल्स और भी ज़्यादा क्लेरिफाई हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ रोल ऑफ प्रोटीन्स पर। रोल ऑफ प्रोटीन्स, हमने ऊपर कहा था कि प्रोटीन परफॉर्म वर्चुअली ऑल द फंक्शंस ऑफ द सेल, सही है। तो अब हम वो देखते हैं कि कितने ज्यादा फंक्शन जो है तो प्रोटीन हमारे साथ परफॉर्म कर रहा होता है। मेनली दो तरीके के रोल्स परफॉर्म कर रहा होता है। एक होता है हमारे साथ स्ट्रक्चरल रोल, स्ट्रक्चर के अंदर इसका रोल है, स्ट्रक्चरल रोल। और स्ट्रक्चरल रोल की हम एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आ जाता है कोलेजन, ये हम अपना फाइब्रस प्रोटीन ही उठाते हैं, कोलेजन। स्टूडेंट्स, कोलेजन आपके पास प्रेजेंट होता है बोन्स के अंदर और कार्टिलेज के अंदर, कार्टिलेज के अंदर। और बोन्स की ये रिजिडिटी हो गई या कार्टिलेज की जो स्ट्रेंथ हो गई है, ये कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द कोलेजन प्रोटीन। ओके, स्टिफनेस इसको देता है। उसके बाद हम आते हैं अपने इलास्टिन के ऊपर। इलास्टिन, इलास्टिन हैज द नेम सजेस्ट, ये इलास्टिक है और ये हमारे साथ पाया जाता है टेंडन्स के अंदर, टेंडन्स और लिगामेंट्स के अंदर। हमारे जो लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं वो इलास्टिक होते हैं ना, और उनको जो है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बियर करना होता है, तो दैट वाई उसमें हमारे साथ इलास्टिन प्रोटीन होता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो केराटिन को, तो केराटिन बहुत ही ज़्यादा जगहों में पाया जाता है। ये आपके सबसे पहले तो नेल्स में पाया जाता है, आपके हेयर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा ये जो है तो हमारे साथ पाया जाता है फेदर्स के अंदर, सही है, फेदर्स के अंदर पाया जाता है।
हमारे साथ सींग जो होते हैं जानवरों के उसमें पाया जाता है, हमारे साथ जो उनके वो हूव्स होते हैं, वो जो जूते होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, क्लॉज के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा हमारे साथ जो है तो बीक्स जो चोंच होते हैं उसमें पाया जाता है। सही। सो ये केराटिन हमारे साथ इन इन जगहों में पाया जाता है। इसके अलावा हम जाते हैं ये तो हमारे साथ एग्जांपल्स थी स्ट्रक्चरल रोल की। अब हम आते हैं कि हमारे साथ दूसरा फंक्शन प्रोटीन्स का है फंक्शन के अंदर, फंक्शनल रोल्स। फंक्शनल रोल्स, तो फंक्शनल रोल्स में सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे साथ एंजाइम्स आ गए। एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और इससे अगले वाले चैप्टर में हम एंजाइम्स ही पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे साथ हो गए हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स, तो हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स केमिकल्स हैं जो कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रेगुलेट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस जो बॉडी के अंदर जो हो रहे होते हैं, उनकी रेगुलेशन कौन कर रहा होता है? हार्मोन्स कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन्स हमारे साथ प्रोटीन्स हैं, उनमें से ही एक मिसाल हमारे साथ आ गई है इंसुलिन की, जो कि हमारे साथ ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है इन द ब्लड, ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इसकी रेगुलेशन कर रहा होता है। इसके अलावा हम जाते हैं तो हमारे साथ आ जाते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, नाउ एंटीबॉडीज आर हमारे पास ये क्या है? दीज आर प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइट ब्लड सेल्स। और इनका रोल किस चीज में है? इम्यून सिस्टम के अंदर है, इम्यून सिस्टम के अंदर। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाले चैप्टर में, इम्यून सिस्टम के अंदर। ओके। इसके अलावा अगर हम देखते हैं हमारे साथ जो ऊपर हमने एच बी पढ़ा, तो एच बी का क्या रोल था? एच बी का ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में रोल था हमारे साथ। इसके अलावा अगर हम पढ़ते हैं मायोसिन, मायोसिन नहीं सॉरी मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन हमारे साथ स्केलेटल मसल्स के अंदर पड़ा होता है एंड इट स्टोर्स O2 इन द स्केलेटल मसल्स। ये स्केलेटल और ये हो गया हमारे साथ मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के अंदर O2 कौन स्टोर कर रहा होता है? मायोग्लोबिन हमारे साथ स्टोर कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन हमारे साथ प्रोटीन है जो अपना रोल परफॉर्म कर रहा होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, जब हमारे साथ किसी जगह में जख्म आ जाता है तो वहां से ब्लड बहना शुरू होता है, उस बहाव को प्रिवेंट करने के लिए ब्लड क्लॉट हो जाता है, और वो हमारे साथ कौन कर रहा होता है? दैट इज डन बाय फाइब्रिनोजेन। इसके अलावा हमारे पास हैं ओ एल्ब्यूमिन। ओ एल्ब्यूमिन हमारे साथ पाया जाता है किस चीज के अंदर? हमारे पास पाया जाता है ओवम में। एंड इट हैज रोल इन द स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी एम्ब्रियो के लिए अमाइनो एसिड्स को ये स्टोर कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे साथ जो केसीन है, केसीन, तो केसीन हमारे साथ पाया जाता है मिल्क के अंदर, मिल्क के अंदर केसीन पाया जाता है। और ये भी जब हम बेबी को देते हैं मिल्क तो उसके लिए क्या कर रहा होता है? बेसिकली स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स ही है, अमाइनो एसिड। तो उसको अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं जो कि वो अपने बाकी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, उससे प्रोटीन्स बना सकता है। ओके। इसके अलावा हमारे साथ क्या चीज़ रह गई है? हमारे साथ एक्टिन एंड मायोसिन रह गया है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जब हम मसल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि दे हैव रोल इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मसल, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मसल। जो ये मसल हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टाइल है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन करता है, तो उसके पीछे हमारे साथ एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स हैं। इसके अलावा आपके ये जो स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, स्पिंडल फाइबर्स, व्हाट आर दोज? दे आर आल्सो प्रोटीन्स, दे आर आल्सो प्रोटीन्स। और रोल क्या है हमारे साथ? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के अंदर रोल कर रहे होते हैं। क्या चीज कर रहे होते हैं हमारे साथ? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की डिवीजन कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम डिवीजन। वो जो नंबर डिवाइड हो जाता है हमारे साथ, तो वो कौन कर रहा होता है? वो स्पिंडल फाइबर्स ही कर रहे होते हैं। तो शॉर्ट में हमने यही कहना है कि तकरीबन तमाम फंक्शंस ऑफ द सेल के अंदर जो है तो प्रोटीन का कहीं ना कहीं पर आपको रोल मिलता रहा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोटीन्स, जो कि आपके इन तमाम प्रोविंसेस की बुक्स में स्कैटर्ड फॉर्म में लिखा गया था। एंड वो जो है तो मैंने यहाँ पर
इकट्ठा कर दिया है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यूज़ जो कि आपके 2025 के पेपर में आए थे और मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर। ओके, सो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। तो मैंने आप लोगों को ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स पढ़ाया है। इंजाइम्स हमारे साथ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन हमारे साथ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन भी हमारे साथ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज कोलेजन। कोलेजन हमारे साथ एक्चुअली फाइब्रस प्रोटीन होता है। ओके, तो आपके टेस्ट में इस किस्म के एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, जस्ट आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि आपके टेस्ट में आते किस तरीके के एमसीक्यूज हैं। एन एक्सपेरिमेंट शोज दैट हीटिंग अ प्रोटीन डिसरप्ट्स द अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, which protein structure is mainly affected, which protein structure is mainly affected। तो ये आपसे कह रहा है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमने प्रोटीन को हीट किया जिसमें हमारा जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर था वो डीनेचर हो गया है। सही है, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर किस लेवल के ऊपर आता है हमारे साथ? क्या प्राइमरी लेवल के ऊपर आता है? नो। क्या सेकेंडरी लेवल के ऊपर आता है? यस। लेकिन आपने कभी भी डायरेक्ट टिक नहीं करना, आपने बाकी के ऑप्शंस को भी देखना है। टर्शरी? नो, टर्शरी के अंदर तो हमारे साथ अल्फा हेलिक नहीं आता। क्वाटरनरी? नो, क्वाटरनरी के अंदर भी नहीं आता। तो दिस इज योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ओके, a mutation prevents proper disulfide bond formation in a fibrous protein, causing brittle nails and slow hair growth. Which of the following proteinaceous substance would be affected? अच्छा, एमसीक्यू की स्टेटमेंट तो इन्होंने बहुत बड़ी दी है और यहाँ पर नीचे आप लोगों को कुछ प्रोटीन्स के नाम दिए गए हैं और आप लोगों को एक इशारा दिया है कि इट कॉजेज ब्रिटल नेल्स। ब्रिटल नेल्स। अच्छा, आप लोगों ने जो है तो इस वीडियो को पॉज करना है और आपने खुद जो है तो इन एमसीक्यूज के आंसर फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद आप लोगों ने जो है तो वीडियो को चलाना है ताकि आप लोगों का सही प्रैक्टिस हो। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीनिशियस सब्सटेंस वुड बी अफेक्टेड? नेल्स के अंदर हमारे साथ क्या चीज पाई जाती है? नेल्स के अंदर हमारे साथ इलास्टिन पाया जाता है? नो। क्या एक्टिन पाया जाता है? नो। क्या केराटिन पाया जाता है? यस। क्या कोलेजन पाया जाता है? नो। तो नेल्स के अंदर हमारे साथ केराटिन पाया जाता है और वो केराटिन के में म्यूटेशन हुई है एंड इट प्रिवेंट्स डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीनिशियस सब्सटेंस वुड बी अफेक्टेड? क्योंकि नेल के अंदर हमारे साथ पाया ही जाता है केराटिन, तो केराटिन यहाँ पर अफेक्टेड हुआ है जिसकी वजह से इसमें ब्रिटल नेल्स आ गए हैं हमारे पास। सही है। During sample analysis, student finds that it contains carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, but no phosphorus. Based on this information, which biological molecule is most likely to be in the sample? एक सैंपल इन्होंने उठाया है और उसके अंदर हमारे साथ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, लेकिन ये कह रहा है कि उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमारे साथ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, लेकिन फास्फोरस नहीं है। अब आपने ऑप्शंस देखना है और आपने देखना है कि कौन से इस तरह के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर फास्फोरस नहीं है। डीएनए, डीएनए के अंदर फास्फोरस पाया जाता है? नो। सही है। इसके अलावा फॉस्फोलिपिड्स, उसमें तो नाम में ही फास्फोरस है और ये हमारे साथ बेसिकली आरएनए है। ओके, तो आरएनए में भी हमारे साथ फास्फोरस होता है जब आप लोग आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसमें हमारे साथ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ये ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। सही है। Name of the type of bond that joins amino acid to form a polypeptidal chain। कौन सा बॉन्ड था जो हमने पढ़ा था जो कि अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा था? पेप्टाइड बॉन्ड। सही। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्लोब्यूलर। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि कौन सा इसमें हमारे साथ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ओके, क्या केराटिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है? नो, केराटिन इज नॉट ग्लोब्यूलर प्रोटीन। क्या कोलेजन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है? नो, दे आर आल्सो नॉट। क्या हीमोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है? यस। क्या हिस्टोन एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है? यस एंड नो। ओके, क्या इशू है यहाँ पर? यहाँ पर हेमोग्लोबिन और हिस्टोन दोनों हमारे साथ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं, लेकिन जो यूएचएस की है तो यूएचएस की ने सिर्फ और सिर्फ हेमोग्लोबिन को करेक्ट आंसर मार्क किया। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आप अगर ये टॉपिक पढ़ोगे इस प्रोटीन्स का तो उसमें आपको हिस्टोन प्रोटीन का नामो निशान भी नहीं आएगा। Histone protein are not specifically mentioned in the topic. Histone proteins, histone are not mentioned, सही है, in this topic। लेकिन अगर आप हेमोग्लोबिन को देखते हो तो हेमोग्लोबिन इज हैवीली मेंशन्ड। ओके, हैवीली मेंशन्ड। तो जब भी आप लोगों का वास्ता इस किस्म के एमसीक्यू में आएगा जहां पर एग्जामिनर ने एक ब्लंडर मारा हो तो वहां पर आप लोगों ने स्मार्ट
स्मार्ट और अक्लमंदी इसी चीज़ में है कि आप लोगों की बुक ने जिस चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज किया हो आप लोगों ने उस ही ऑप्शन के साथ जाना है। आप लोगों ने फिर अपनी नॉलेज को ज़रा साइड पे कर लेना है, सही है। तो हिस्टोन्स आर नॉट मेंशन्ड इन दिस टॉपिक बट हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली मेंशन्ड, तो आप लोगों ने हीमोग्लोबिन ही के साथ जाना है, दैट इज द बेटर ऑप्शन। पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन बिकॉज दे डू व्हाट? They affect the solubility, hold the R groups, link the amino acid, help in releasing oxygen. Of course, link the amino acids. Okay. The secondary structure of protein is stabilized by what? मैंने आप लोगों को वहां पर कहा था कि secondary structure के अंदर हमारे साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसको स्टेबलाइज कर रहा होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल जो कि 2025 में आए थे। आपने इस और भी आप लोग देख लें एमसीक्यूज एंड मैंने कोशिश की है कि मैं इस लेक्चर के अंदर तमाम पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों के लिए एमसीक्यूज जो है तो वो सॉल्व करना आसान हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर